Hello everyone, dear students. We are studying friction, NLM based on friction. Okay, so basic fundamental knowledges about friction, types of frictions we have studied already. Okay, and we are practicing problems based on friction. Okay, let's take one more example based on friction. बहुत ही अच्छा है ये एग्जाम्पल। सी क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का एक डायग्राम है। इसमें बोला जा रहा है बेटा कि इस पर्सन का जो मास है वो कैपिटल एम है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से इस तरीके से जुड़ा हुआ है रोप के थ्रू। ठीक है, रोप के थ्रू इस आदमी के पास जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है बेटे कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू। इनके बीच में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। और कह रहा है फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप। फाइंड मैक्सिमम फोर्स दैट मैन कैन एक्सर्ट ऑन rope, ठीक है, on rope, so that the board does not slip on the floor, so that board does not slip on floor। ठीक है, इसको फ्लोर ये जो बोर्ड है वो इस पर स्लिप नहीं करना चाहिए, मतलब वो क्या है, रेस्ट में है। आगे मेरी कहानी समझ में। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो बेटे ये देखो, ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, इस तरीके से नीचे खींच रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग पर लगेगा इधर, लेकिन इसके ऊपर किधर लगेगा बेटा, ऊपर, क्या, टेंशन। यहाँ भी क्या लगेगा, टेंशन, और यहाँ भी क्या लगेगा, टेंशन, तो इधर भी क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस पूरे के पूरे क्या है, एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, प्लस क्या होगा बेटा, ये क्या करेगा, इसका वेट लगेगा नीचे, कैपिटल mg, और ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगा क्या, नॉर्मल। आगे मेरी बात समझ में। तो इस नॉर्मल को मैं बोल लेता हूँ n1। अच्छा बेटा, इस सरफेस ने इसके ऊपर n1 लगाया, तो ये इस पर क्या करेगा, n1 लगाएगा इस पर। ठीक है, फिर इसका खुद का क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा नीचे, और ये इसके ऊपर लगाएगा एक नॉर्मल, दैट इज सपोज n। ठीक है, तो ये सारी कहानी है यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन बनाते हैं अगर, तो एफ बी डी ऑफ मैन क्या हो जाएगा, देखो तो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, N1 लग रहा है, और mg लग रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है, रेस्ट में है ना, ये क्या है, रेस्ट में है। देयरफॉर n1 प्लस t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। देयरफॉर n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg माइनस t। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसका बनाता हूँ, बोर्ड का, FBD ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो ये ब्लॉक रहा बेटा,
ब्लॉक पर इस ओर टेंशन जब लगेगा, है ना, ये इसको खींचेगा, इसमें टेंशन होगा, टेंशन होगा, तो ये ब्लॉक किधर जाना चाहेगा, राइट साइड। ठीक है, ब्लॉक जब राइट साइड जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, अपोजिट में, तो अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। अब बोलते हैं कि इसको स्लिप नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इतना ही लगा सकते हैं जितना कि ये उसको अपोज कर सकता है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर तक अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये मूव नहीं करेगा, पता है अपने को, है ना, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तक है तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, साथ में क्या हो रहा है बेटा, नीचे लग रहा है स्मॉल mg और ऊपर लग रहा है सॉरी ऊपर से लग रहा है n1 और नीचे से लग रहा है n, तो इतनी सारी चीजें हो रही है इसके ऊपर। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस बॉडी पर नॉर्मल कौन सा लग रहा है, ये वाला नॉर्मल, तो हमको n रिक्वायर्ड है। तो चलो देखो, तो n ऊपर है, बाकी दोनों चीजें नीचे है, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, n1 प्लस mg। ठीक है, n1 क्या है देखो, यहाँ से मिल जाएगा कैपिटल mg माइनस t प्लस स्मॉल mg, तो ये हो जा रहा है m प्लस स्मॉल m g माइनस t। ठीक है, ये हो गया m। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पर फ्लोर के द्वारा वो इतना हो m प्लस m g माइनस t। क्लियर है। अब बेटे आपको पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, f लिमिटिंग जो होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है। नॉर्मल कितना है बेटा, देखो इतना है ना, m प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस टी, तो इतना हो गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटे ये मूव नहीं हो इसके लिए क्या जरूरी है कि ये वाला फ्रिक्शन इसके बराबर हो। ठीक है, फॉर नॉट टू स्लिप, नॉट टू स्लिप क्या हो जाना चाहिए, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है और वो टेंशन है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। टेंशन शुड बी इक्वल टू एफ लिमिटिंग। ठीक है, तो टेंशन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग देखो कितना आया, म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी माइनस टी। तो ये देखो टी म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी माइनस म्यू टी, इसको इधर ले जाओ बेटे, क्या हो जाएगा, म्यू टी प्लस टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी। Therefore mu plus 1 into t is equals to mu into m plus m into g. Therefore tension equals to m plus m into g upon mu plus 1। तो देखो बेटा वो है ना, ये जो मेन था वो क्या लगा रहा था, टी ही तो लगा रहा था ना, टेंशन ही लगा रहा था उसके ऊपर। ठीक है, तो वो टेंशन फोर्स कितना आया, इतना लगा आया, म्यू इंटू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन म्यू प्लस 1। तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन मैन एक्सर्ट ऑन दी रोप। ठीक है, इतना मैक्सिमम लगा सकता है, इतने से आपका बोर्ड जो है स्लिप नहीं करेगा। इससे थोड़ा भी ज्यादा लगाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। आगे में बात समझ में, ठीक है, तो ये रही कहानी। चलो आगे बढ़े। तो हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की, बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हमने, है ना, और जो हमारे फ्रिक्शन के कंसेप्ट थे, जो अभी तक हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं, उसको अच्छे से यूज करना सीखा। आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो बात आती है नया टॉपिक, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, चलो देखेंगे कि ये क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मान लो बेटे एक फ्लोर है, रफ फ्लोर है, ठीक है, रफ सरफेस है, और उस पे हमने क्या किया है, एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, एक रफ सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रख लिया। अब आपको जैसे कि पता है ये क्या करेगा बेटा, इस पर वेट लगाएगा और बदले में इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। ठीक है, क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। अगर मैं इसको इस तरफ खींचता हूँ, है ना, इस तरफ एक फोर्स लगता हूँ, अप्लाइड फोर्स
लगाता हूँ, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स लगाता हूँ, इस तरफ हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया, ड्राइविंग फोर्स मतलब चलाने वाला फोर्स या चलाने की कोशिश करने वाला, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बेटा, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ लिमिटिंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो दो फोर्सेस हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक है बेटा लिमिटिंग फोर्स, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने बोलूँ, ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटे, तो भाई वेक्टर सम लगा लोगे, ठीक है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। किसका किसका रिजल्टेंट हुआ, किसका किसका रिजल्टेंट हुआ, नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो इसमें जो आपका ये वाला एंगल होता है रिजल्टेंट का और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है फाई मान लो बोलूं, तो इस फाई को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो हाउ टू डिफाइन इट, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट of normal force and limiting friction, ठीक है, the angle made by the resultant of normal force and limiting friction with the normal force is known as एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बेटे, इसको हमने क्या कह दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया, ओके। तो यहां से देखो बेटा, फाई हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया। तो अगर मैं बोलूं कि टेन फाई क्या होगा, तो आप बोलोगे टेन फाई इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, एफ लिमिटिंग, और बेस क्या हो रहा है, नॉर्मल, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसका जो रेशियो है वो क्या हो जा रहा है आपका, टेंजेंट ऑफ क्या हो रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ गई मेरी बात समझ में, ओके। ऑल्सो हम क्या जानते हैं कि एफ लिमिटिंग क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है कि नहीं। तो देयरफॉर टेन फाई इज इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग बाय नॉर्मल इज इक्वल्स टू, इसके बदले अगर हमने म्यू एस इंटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल रखा तो देखो टेन फाई इज इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, म्यू स्टैटिक। क्या मतलब हुआ भाई, क्या मतलब हुआ कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। मतलब आपको अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स कि इनडायरेक्टली आपको क्या दे दिया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है, ठीक है। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। ये आप इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे मेरी कहानी समझ में आपको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज दिस, है ना, हाउ टू यूज दिस इन प्रॉब्लम्स, ओके। चल
अब देखते हैं कि अगर मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो उसको पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, ठीक है। Why it is easier to pull a body than to push it, ठीक है। Why it is easier to pull a body than to push it, ठीक है। तो मान लो बेटे कि ये एक रफ सरफेस है। जब मैं रफ सरफेस बोलता हूं तो आपको समझ जाना है कि वहां फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं, और जब मैं स्मूथ सरफेस बोलूं तो आपको समझ जाना है कि वहां फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब बेटे मान लो कि इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम एक फोर्स लगा रहे हैं और ये एंगल है सपोज थीटा, ठीक है, ये एंगल है सपोज थीटा, ये फोर्स है एफ, ओके, ये फोर्स है एफ। अब अपने को इसका मास है सपोज एम, इसका मास है सपोज एम। तो अब हमें सीखना है कि इसको कम से कम कितना फोर्स लगेगा ताकि मैं इसको मूव कर सके। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या कर लो बेटा, ब्रेक कर लो। इधर क्या आ जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। इधर क्या लगेगा बेटा, वेट लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। तो देखो बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बॉडी किधर जाना चाहेगा, इस तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोज में। तो अपोज में यानी इस तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना? तो चलो इतनी कहानी हमें समझ में आ रहा है। पहले वाई एक्सिस पर काम करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जब काम कर रहे हैं तो देखो नीचे क्या क्या लग रहा है बेटा, mg और f साइन थीटा, mg प्लस f साइन थीटा नीचे काम कर रहा है, और ऊपर क्या काम कर रहा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके बराबर हो गया बेटा, mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। और इस ओर क्या काम कर रहा है, इधर लग रहा है f cos थीटा, और अपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शन। समझ गए क्या, अपोजिट में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो मूव करने के लिए क्या जरूरी है बेटा, कम से कम f cos थीटा को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना पड़ेगा, है ना। जस्ट टू स्टार्ट स्लिपिंग, ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट स्लिपिंग इसको कम से कम इसके बराबर होना पड़ेगा। तो f cos थीटा शुड बी इक्वल टू f लिमिटिंग, और f लिमिटिंग क्या होगा बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, mg प्लस f साइन थीटा, ठीक है। सो f cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg प्लस म्यू f साइन थीटा, ऐसा हो गया। तो इधर मैं लाया इसको बेटा, f कॉमन लिया, तो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू m इंटू g हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर f इक्वल टू देखो क्या आया, म्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस इज क्या, ये कौन सा फोर्स लगा बेटा, पुश करने वाला फोर्स है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पुश कर रहे हैं। तो पुश फोर्स जो हमको लगाना पड़ेगा, कम से कम इतना लगाना पड़ेगा, पुश फोर्स, ठीक है बेटे। आगे कहानी समझ में, म्यू mg बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, डन। पुश करने में आपको इतना चाहिए। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करने के बाद ये पूरा नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद दूसरा केस समझते हैं। पुश का देख लिया हमने, पुल का देखते हैं। पुल करेंगे तो क्या होगा,
अगेन रफ सरफेस, सेम ब्लॉक लिया और दिस टाइम वी आर पुलिंग इट, है ना, इस तरफ से पुल कर रहे हैं, सेम एंगल थीटा, सेम मास m, नीचे mg, है ना। इस बार इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो इधर आएगा बेटे f cos थीटा, ऊपर जाएगा f sin थीटा और नॉर्मल लगेगा ऊपर, ठीक है। देखो तो अभी भी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो राइट साइड लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बच्चे, अपोजिट में लगेगा f, ठीक है। तो चलो y एक्सिस पर काम करते हैं, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा बेटे, क्या क्या लग रहा है, n लग रहा है और क्या लग रहा है f sin थीटा, और नीचे क्या लग रहा है ओनली mg, ठीक है। देयरफॉर दिस टाइम n इज mg अपॉन mg माइनस f sin थीटा, ठीक है। आगे मेरी कहानी समझ में आपको, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा, ओके, ऐसा हो गया। अब देखो बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो इधर लग रहा है f cos थीटा और इधर लग रहा है f लिमिटिंग, है ना। जस्ट स्टार्ट करने के लिए कम से कम इसको इसके बराबर होना चाहिए, जस्ट टू स्टार्ट स्लिपिंग, f cos थीटा क्या होना चाहिए बेटे, लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, यानी f cos थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू mg माइनस ये वाला म्यू f sin थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इधर बुलाते हैं, f कॉमन हो जाएगा, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, ओके। देयरफॉर f इक्वल्स टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। So this time force required is म्यू mg by cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये कौन सा वाला है बेटा, पुल। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके बहुत आसानी से समझ सकते हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, वो क्या है बेटा, कम है, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा है, तो इसका फोर्स क्या होगा, कम। तो कौन सा, क्या करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है बेटा, कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो पुल करने में आपको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है ना। तो यहां से क्लियरली सीन है कि एफ पुल जो है, पुलिंग फोर्स जो है वो लेस देन है एफ पुश, तो विच इज मोर कन्वीनियंट बेटा, विच इज मोर कन्वीनियंट, तो पुल करना ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। देयरफॉर इट इज easier to pull a body than to push it, ओके। पुश करने से ज्यादा आसान है पुल करना, क्यों, आपको अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि पुल करना ज्यादा आसान है, ठीक है। ठीक है बच्चे, अभी हमने देखा कि किसी बॉडी को पुल करना ज्यादा आसान है, क्यों आसान है वो आपने देखा। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे वो पुलिंग फोर्स मिनिमम कितने एंगल पर लगाना चाहिए, है ना, किस एंगल पर वो मैं पुलिंग फोर्स लगाऊं जिससे कि हमारा बॉडी जो है क्या हो, मूव कर जाए, मतलब, ठीक है। मिनिमम एफर्ट में, मिनिमम फोर्स में, फोर्स मतलब एफर्ट, है ना, आप जो एफर्ट लगाओगे, जितना ज्यादा फोर्स जरूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड होगा, आपको एफर्ट उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, जितना कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको उतना कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स टेल्स यू अबाउट द एफर्ट यू हैव टू अप्लाई, ओके, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी, ओके। अगेन सेम चीज, ये लिया हमने बच्चे, इधर हमने एक पुलिंग फोर्स लगाया,
एंगल लिया सपोज थीटा, ओके, एंगल लिया सपोज थीटा, मास कितना है बेटे mg, तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल, इसके कंपोनेंट इधर आएंगे f cos थीटा और इसके कंपोनेंट इधर जाएंगे f sin थीटा, है ना बच्चे। तो अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी करा था हमने सेम केस, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन, तो मूव करने के लिए जो f चाहिए आपको, है ना, वो कितना चाहिए बेटा म्यू mg अपॉन आई थिंक आया था cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा ही आया था ना, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, f जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा आपको f क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना, f क्या चाहिए मिनिमम चाहिए। तो f मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो याद करो वो कंसेप्ट जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, क्या वाला, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन में क्या होता था बेटा, है ना, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमेशा इक्वल टू क्या होता था जीरो। तो यहाँ पर f किसका वेरिएबल है, देखो आप क्या वेरी कर सकते हो, थीटा, m को वेरी नहीं कर सकते, g को वेरी नहीं कर सकते, म्यू को वेरी नहीं कर सकते, क्या वेरी कर सकते हो थीटा, है ना, अलग अलग थीटा पे आप लगा सकते हो, क्लियर है मेरी बात। तो अपन क्या करेंगे बेटा, इसको थीटा के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो चलो करते हैं हम लोग df बाई डी थीटा, df बाई डी थीटा जब करेंगे तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा बेटा, है वहां पर u बाई v मेथड यूज करते थे, डिवीजन मेथड, u बाई v मेथड, तो वही यूज करेंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, फिर माइनस लेते थे, इस बार इसको कांस्टेंट रखते हैं म्यू mg इनटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos थीटा का क्या होता है बेटे माइनस साइन थीटा, और प्लस म्यू साइन थीटा का क्या होता है बेटा cos थीटा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता था, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया df बाई डी थीटा। तो फॉर f मिनिमा, ठीक है, f मिनिमम क्या होना चाहिए बेटा हमको पता है, ठीक है, मिनिमा या मैक्सिमा के लिए उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए जीरो, देयरफॉर इस होल टर्म की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए जीरो होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया, बचा क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा म्यू mg, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। ये होल टर्म इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो हो जाएगा, तो बचा म्यू mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, और ये भी उधर जा करके क्या हो जाएगा जीरो, देयरफॉर बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा म्यू कॉस थीटा, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन थीटा, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टेन थीटा। आ गई मेरी बात समझ में, है ना, क्लियर है। म्यू इक्वल्स टू क्या होना चाहिए टेन थीटा, यानी वो जो थीटा होना चाहिए ना वो किसके बराबर होना चाहिए, देयरफॉर थीटा शुड बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, है ना, कितना होना चाहिए एंगल टेन इनवर्स म्यू। अगर आप इस एंगल पर फोर्स लगाओगे तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो टू अप्लाई मिनिमम एफर्ट यू शुड अप्लाई द फोर्स एट एन एंगल इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। अच्छा एक और चीज देखो, ऑल्सो हमने अभी इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है फाई, है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो उसके लिए हमने क्या देखा था बेटा टेन फाई इक्वल्स टू क्या होता है वो भी म्यू होता है, टेन फाई इक्वल्स टू वो भी क्या होता है म्यू। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू टेन थीटा और म्यू इक्वल्स टू टेन फाई भी, है ना, तो ये इक्वल्स टू टेन फाई भी हो जाएगा, यानी थीटा को किसके बराबर होना चाहिए बेटा फाई, यानी इस थीटा को
किसके बराबर होना चाहिए, फाई के बराबर होना चाहिए, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर का एंगल लोगे, उस एंगल पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। आ गई मेरी कहानी समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया बेटा, इसको अपन लिख लेंगे, ठीक है, इस चीज को अपन लिख लेंगे नोट करके। इधर नोट करके लिखता हूं मैं, टू अप्लाई मिनिमम एफर्ट टू मूव अ बॉडी, ठीक है, टू अप्लाई मिनिमम एफर्ट टू मूव अ बॉडी, द फोर्स शुड बी applied at an angle equal to, ठीक है, at an angle equal to क्या चीज बच्चे, इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आ रही मेरी बात समझ में आपको? टू अप्लाई मिनिमम एफर्ट टू मूव अ बॉडी, द फोर्स शुड बी अप्लाइड एट एन एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। चलो, अब ये तो कहानी समझ में आ गई आपको कि कितने एंगल पर फोर्स लगाना है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अ बॉडी, कितना मिनिमम फोर्स लगेगा। तो चलो मिनिमम फोर्स लगा लेते हैं। तो आपको फोर्स कितना लगना है वो यहाँ पर दिख रहा है ना बेटा, कितना फोर्स लगना है, इतना लगना है। तो चलो, देयरफॉर F इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू इंटू एम इंटू जी हो गया, है ना, म्यू इंटू एम इंटू जी हो गया, अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू पे क्या लिख सकते हैं बेटा, अभी अभी आपने देखा कि म्यू शुड भी क्या होना चाहिए, टेन थीटा हो जाना चाहिए, है ना, देखा ना आपने, म्यू क्या हो जाना चाहिए बेटा, टेन थीटा हो जाना चाहिए। तो रख देते हैं, म्यू के बदले कहाँ क्या रख दे, मैं क्या रख दे, हम टेन थीटा रखते हैं, ठीक है। एफ मिनिमम करने के लिए म्यू को टेन थीटा रखना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा एम जी टेन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू के बदले क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एफ मिनिमम इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा क्या हो गया बेटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये पहले से साइन थीटा था, ये क्या बना लेगा इसको बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा आपको एम जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो कितना आ रहा है, एम जी साइन थीटा। तो एफ मिनिमम जो है वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा। अंडरस्टूड? तो मिनिमम फोर्स जो आपको लगेगा इसको मूव करने के लिए वो है एम जी साइन थीटा। अच्छे से समझ में आया? ओके। अच्छा, एक और चीज देखो बेटा, अब अगर आपको ये आ गया किसके टर्म्स में बेटा, एम जी साइन थीटा, और ये थीटा कौन सा होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें ये थीटा क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ओके। अच्छा, आपको ये भी पता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, म्यू होना चाहिए। तो इसको म्यू अपॉन 1 बोल सकता हूँ। ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, देयरफॉर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी म्यू अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। देयरफॉर एफ मिनिमम अगर मैं म्यू के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो एम जी और साइन थीटा के बदले म्यू अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर।
ठीक है। तो म्यू के टर्म्स में ये हो गया और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म्स में ये हो गया, ठीक है। इतना मिनिमम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। यू कैन यूज बोथ दी फॉर्मूला, ठीक है। ओके, डन डन डन, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चल, तो एक सवाल लेते हैं बेटा इसके ऊपर हम, ठीक है। बोला जा रहा है एग्जाम्पल, कहाँ गया भाई। A block of mass 10 kg is to be pulled on a horizontal rough surface with the minimum force. A block of mass m equals to 10 kg, ठीक है। A block of mass m equals to 10 kg is to be pulled on a is to be pulled on a rough horizontal surface with the minimum force part A, at what angle, ठीक है बेटे, at what angle theta with the horizontal the block should be pulled, ठीक है बेटा। और पार्ट बी बोल रहा है what is the magnitude of the force F, what is the magnitude of force F, ठीक है। given mu equals to 3/4, ठीक है। given mu equals to 3/4, तो म्यू आपको गिवन है बेटे, ओके। म्यू आपको गिवन है और ये सारी चीजें गिवन है, आपको ये और ये निकालना है, ठीक है। तो बेटे चलो सबसे पहले क्या करें, पहला केस तो ये तो समझ में आ गया कि ये उसी के ऊपर बेस्ड है जो अब थ्योरी अभी हमने पढ़ा है, जस्ट हमने जो थ्योरी पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मिनिमम फोर्स वाला केस है, पुलिंग वाला केस है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले एंगल, तो हमने पहले ही पढ़ लिया बेटा कि एंगल क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। एंगल किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर चूंकि पता है आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन और म्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो म्यू इक्वल्स टू tan थीटा, है ना बेटे। तो म्यू देखो कितना है 3/4 इक्वल्स टू tan थीटा। तो क्या होता है बेटा थीटा की वैल्यू कब होता है 3/4, जब थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एंगल कितना है 37 डिग्री। तो एट व्हाट एंगल हमें अप्लाई करना चाहिए, तो दैट एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है। कितने एंगल पर, 37 डिग्री पर अप्लाई करना चाहिए विद दी हॉरिजॉन्टल। अच्छा, सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलो सेकेंड पार्ट इज मैग्नीट्यूड। तो एफ मिनिमम वाला केस में क्या था बेटा, mg साइन थीटा, यही आया था ना। तो mg, m कितना है बेटा 10, g कितना 10 और साइन 37 कितना होता है, साइन 37 हो जाता है आपका 3/5। तो 5 2, तो ये क्या हो जा रहा है बेटा 60 न्यूटन। सो एफ मिनिमम शुड बी 60 न्यूटन, एंगल शुड बी 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री एंड 60 न्यूटन, करेक्ट आंसर, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये बात है मैं समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक देखेंगे हम लोग, बिल्कुल मिलता जुलता ही है इससे। इसको कहते हैं हम लोग बेटा एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल
ऑफ रिपोज। ओके, ये क्या होता है आप समझो इस चीज को। कैसे समझाऊं मैं आपको? मान लो बेटे, ठीक है, ये मैंने एक बुक पकड़ा है, तो अभी मैंने बुक को क्या रखा है, हॉरिजॉन्टली रखा है, और यहाँ पर मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये मैंने ऐसा ऑब्जेक्ट रखा। अभी ये क्या है, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। अब मैं इसको थोड़ा इंक्लाइन करना चालू करता हूँ, ठीक है, थोड़ा हल्का इंक्लाइन किया, ये मूव हुआ क्या, डस्टर मूव हुआ क्या, नहीं। इसको थोड़ा और इंक्लाइन किया, डस्टर मूव हुआ क्या, नहीं। इसको और मूव किया, और मूव किया, और मूव किया, तो देखो इंक्लिनेशन जो है वो मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। एक पल ऐसा आएगा कि ये चलना शुरू कर देगा, ये देखो, ठीक है, ये चलना शुरू कर दिया। आ रही मेरी बात समझ में? पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर मैंने इसको ऐसा मूव, ये क्या, इंक्लाइन किया, तो मैं जब इंक्लिनेशन को बढ़ाते गया, एक ऐसा मोमेंट आया जब बॉडी क्या होने लगा, स्लाइड होने लगा, ठीक है। तो बेटे वो मिनिमम एंगल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इसके रिस्पेक्ट में मैं कितना इंक्लिनेशन दूं, ठीक है, कितना इंक्लिनेशन दूं कि इस पर रखी बॉडी जो है, इस पर रखी बॉडी जो है वो जस्ट स्लाइड होने को रेडी हो जाए, मतलब जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाए। उस एंगल को कहा जाता है बेटा, इसको एंगल को मान लो बोल देता हूं मैं अल्फा, ठीक है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिपोज। तो हाउ टू डिफाइन इट? दी एंगल, ठीक है, दी मिनिमम एंगल एट विच, है ना, द मिनिमम एंगल मेड बाय द inclined surface with the horizontal at which the body kept on the surface is just about to slip is known as angle of repose। ठीक है बच्चे, चलो, the angle made by an inclined surface with the horizontal such that the body kept on inclined plane is just about to slip is called angle of repose, is called angle of repose। हमने यहाँ पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ इंक्लिनेशन की वजह से वो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? तो चलो अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे कि कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। सी बेटे, यहाँ पर क्या क्या होगा, इसका मास मान लो m है, तो ये वेट लगाएगा नीचे, है ना, इधर mg लग जाएगा। इस तरीके का एक सरफेस ये डालो बेटा परपेंडिकुलर, तो ये क्या काम करेगा, नॉर्मल का। आपको पहले से पता है बेटा ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। आप सोचो बॉडी की टेंडेंसी किधर जाने की है, स्लाइड करने की है, स्लाइड डाउन जाने की है, अपने आप नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे जाने की कोशिश करेगा बेटे, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट में, तो इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ओके, इस तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। कितना फ्रिक्शन लगेगा, है ना, कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा बेटे, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। ओके, अच्छा, और mg को अगर मैंने तोड़ा, तो mg को तोड़ा तो क्या क्या लगेगा बेटा, इधर लगेगा mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा, mg sin, मतलब mg sin अल्फा, ये अल्फा, ठीक है, ऐसे फोर्सेस लगेंगे। तो बॉडी जैसा कि बोल रहा है कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, मतलब हुआ नहीं है, मतलब ये और ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो नॉर्मल और लिमिटिंग जो है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एफ एल शुड बी इक्वल्स टू mg sin अल्फा, ठीक है, एफ एल शुड बी इक्वल्स टू mg sin अल्फा। और एफ एल किसके बराबर होता है बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल की, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल इस केस में देखो कितना है, mg cos अल्फा, तो देयरफॉर mg sin अल्फा शुड बी इक्वल्स टू
म्यू इंटू नॉर्मल एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा क्या कट रहा है देखो, एम जी और एम जी कट जा रहा है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, दैट इज टेन अल्फा। ठीक है बेटे, तो म्यू का जो रिलेशन यहाँ पर आ रहा है, म्यू का जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ जा रहा है बेटा, टेन अल्फा के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, किसके बराबर आ जा रहा है, टेन अल्फा के बराबर आ जा रहा है। ओके, तो यहां से आपको कुछ माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि म्यू इक्वल्स टू ऑल्सो हमने क्या पढ़ा है, तो ऑल्सो म्यू इक्वल्स टू होता है टेन फाई, और यहां से हमें क्या मिला, म्यू इक्वल्स टू टेन अल्फा, जिसमें ये फाई क्या था बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और ये अल्फा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको क्या समझ में आया, चूंकि इसका एलएचएस बराबर है, देयरफॉर टेन फाई और टेन अल्फा भी बराबर हुआ, यानी फाई बराबर अल्फा हुआ, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिपोज के, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है बेटे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में बराबर होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे, ठीक है, इसका रिजल्टेंट करोगे तो ये आपको क्या आएगा, इस तरफ आएगा ऐसा। ठीक है, तो अगेन आप एंगल चेक करोगे ये वाला, तो वो क्या आएगा, यही आएगा, और अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये है ना, और इसी को आप क्या डिफाइन करते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग, और इसके क्या कहते थे उसको हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा करते थे। तो यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, यहाँ से भी प्रूव हो रहा है, तो आपको एंगल ऑफ रिपोज समझ में आ गया, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन समझ में आ गया, है ना बेटे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जो इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, जिस पर रखी कोई ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लिप हो जाता है, मतलब उससे थोड़ा भी एंगल बढ़ाया तो बॉडी स्लाइड करना चालू कर देगा, लेकिन उतने एंगल तक पर बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ओके, आ गई मेरी कहानी समझ में आपको, वेल डन। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो पहला बोल रहे हैं बेटा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ए ब्लॉक लाइंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैज अ वेट ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, वेट कितना है बेटा उसका, 50 न्यूटन, और कहां पर है, इंक्लाइन प्लेन पर है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं हैज अ वेट इतना, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन व्हेन द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। बोलते हैं कि जब ये 30 डिग्री हो जाता है ना, जब ये 30 डिग्री हो जाता है तो ये जस्ट अबाउट टू स्लिप हो जाता है, जस्ट अबाउट टू स्लिप हो जाता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट वी वांट म्यू, व्हाट वी वांट म्यू। तो ये बोलता है कि 30 डिग्री पर ये जस्ट अबाउट टू स्लिप होता है, तो दैट मीन्स वेरी क्लियर है ना, ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि ये वाला जो एंगल है वो कौन सा है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज है। और अगर एंगल ऑफ रिपोज हमें पता चल गया तो बेटा म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, टेन अल्फा, है ना, तो यानी 1030 डिग्री, 1030 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/√3। सो हियर म्यू इज 1/√3, म्यू इज 1/√3। ओके, डन डन डन, तो बहुत ही सिंपल था, 50 न्यूटन का कोई यूज भी नहीं हुआ। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। तो अगेन एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल गिवन है आपका थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और इस पर किसी से बंधा है एक ब्लॉक, एक स्ट्रिंग से बंधा है एक ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है बेटे, 1 kg। ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ स्टेट एस, इतना आपको म्यू एस दिया हुआ है 3/4। ठीक है, म्यू एस कितना दिया हुआ है, 3/4।
म्यू स्टैटिक इज 3/4। आगे क्या बोला जा रहा है आपसे, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, इसमें टेंशन कितना होगा, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे। तो हाउ टू डू सच प्रॉब्लम, क्या सोचना है आपको, अप्रोच कैसे लगाना है, इस चीज को सोचो। तो बेटा सबसे पहले ये देखो कि बॉडी स्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है ना, बॉडी स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको पता है बेटे बॉडी स्लाइड करने की कोशिश कब करता है, आफ्टर, है ना, आफ्टर क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तब बॉडी क्या करना शुरू करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा, अदरवाइज तो स्लाइड करेगा ही नहीं। आगे मेरी बात समझ में, अदरवाइज स्लाइड नहीं करेगा। तो ध्यान से समझे। तो यहाँ पर चूंकि म्यू एस 3/4 है, आपको पता है बेटा कि tan अल्फा इक्वल्स टू क्या था, म्यू एस था, और म्यू एस 3/4 है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वो 37 डिग्री है, बट यहाँ पर एंगल कितना है, उससे कम है, 30 डिग्री है ना। तो अभी ये स्लाइड करना चालू नहीं किया है ना बेटे, अभी ये स्लाइड करना चालू नहीं किया है। समझ गए बात को आप, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा एक और चीज देखो, इधर क्या लग रहा है, mg यानी g, इधर क्या होगा बेटा, ये एंगल यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री, तो इधर क्या होगा बेटा g cos 30 डिग्री, और इधर क्या होगा g sin 30 डिग्री, है ना, g sin 30 डिग्री इस तरफ लगेगा। आगे मेरी बात समझ में। तो अभी तक जो है, अभी तक क्या हुआ, बॉडी स्लाइड करना चालू नहीं किया, बॉडी स्लाइड करना नहीं चालू किया, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो बेटा आपको पता है जी साइन थीटा से ये इधर लगाएगा, तो अपोजिट में क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन लग जाएगा। फ्रिक्शन कितना लग सकता है बेटा, फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो लग सकता है वो तो लिमिटिंग तक लग सकता है, लेकिन यहाँ तो अभी लिमिटिंग का केस ही नहीं आया। लिमिटिंग का केस आया है क्या, नहीं आया है। तो हमको पता है बेटा कि जब तक लिमिटिंग का केस नहीं होता है, फ्रिक्शन कितना लगता है, जितना आप अप्लाई करते हो। लिमिटिंग का केस कब आता है, 37 डिग्री पर, है ना, लेकिन 37 डिग्री आया नहीं है अभी तो ये 30 डिग्री ही है, तो 30 डिग्री ही है, तो जो फ्रिक्शन अलोन है, फ्रिक्शन अकेले ही सफिशिएंट है इसको ओवरकम करने के लिए। तो ये फ्रिक्शन भी यहाँ पर लग जाएगा कितना, g sin 30, है ना, g sin 30। तो जब ये लग जाएगा तो बताओ बेटा, ये दोनों खुद ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो टेंशन क्या हो जाना चाहिए, टेंशन तो लगना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर टेंशन होना चाहिए 0। लेट्स सी, टेंशन टेंशन इज 0, यस, टेंशन क्या है, 0 होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, क्योंकि ये अकेले इसको देख लेगा, ये तो फ्रिक्शन ही देख लेगा इसको, तो टेंशन को अप्लाई होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये धागा नहीं भी हो तो भी ये नहीं गिरेगा ना, ये स्ट्रिंग नहीं भी हो तो भी अभी नहीं गिरेगा, क्योंकि गिरना कब चालू करेगा, 30 डिग्री के बाद जब वो गिरना चालू करेगा तब इस स्ट्रिंग का काम आएगा। ओके, और दूसरी चीज आपसे क्या पूछा था, फाइंड द टेंशन, ओनली टेंशन हमसे पूछा गया था, ठीक है बेटे। फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, g sin 30 के बराबर, यानी g/2 यानी 5 न्यूटन, है ना, ये कितना हो जाएगा, g/2 यानी 5 न्यूटन। ओके, क्लियर, तो अच्छे से समझ में आ गया ये वाली चीजें हमें। ओके, तो चलो बच्चों आज की सभा यही समाप्त करते हैं, कल फिर और कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, डाउट पूछिए, है ना, मजे से पढ़िए। ओके बच्चों, बाय बाय।